नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ेंगे आज बीपीएससी टीआरई 4.0 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग ये क्लास करवा रहे हैं। और ये क्लास आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की है, जिसमें आप क्लास 1 से लेकर के 12 तक के सभी बच्चों के लिए ये क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग संगम काल और गुप्त काल के भी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आज के हम क्लास में दो वंश को कंप्लीट कर देंगे, संगम काल और गुप्त काल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की क्लास में आपको जितने भी संगम काल से क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि देखा जाए तो संगम काल से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग कभी 2 कभी 4 ऐसे क्वेश्चन ही 1-2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो जितने भी 4-5 क्वेश्चन संगम काल से पूछे गए हैं और बाकी हम पूरी क्लास को गुप्त काल में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो गुप्त काल के प्रश्नों को आगे हल करेंगे। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। कहने का तात्पर्य है कि उरैयूर जो है यह किस लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिए, यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयूर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संगम काल में उरैयूर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और उरैयूर नामक स्थान की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में भी हुई थी। मदुरा वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। जो मदुरै है, मदुरै की बात करेंगे तो यह वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका देखेंगे यहाँ पे, तो इसका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो वह हो जाएगा आपका कदम्ब। कदम्ब जो राजवंश है, इसका उल्लेख, कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे चेर, चोल और पांड्य, इन तीनों का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव एवं विकास का विवरण प्राप्त होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण तिथि न होने पर, जो तिथि है, तिथि के न होने पर हम देखेंगे तो संगम साहित्य के कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी। तमिल भाषा में महाभारत किसने लिखा था संगम काल में, तो याद रखिएगा, यह लिखने वाले थे बिल्लितपुर ने। बिल्लीपुत्र इनका नाम था और इनके द्वारा संगम काल में तमिल भाषा में जो है या तमिल में महाभारत को लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और ये जो क्लास है ये आपके बीपीएससी टीआरई और बिहार पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। या तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास सबका एक जैसा ही होता है, क्वेश्चन इधर उधर होते हैं तो उनकी व्याख्या सारे क्वेश्चनों की हम लोग करवा रहे हैं। उसके माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन का रिवीजन एक तरफ से हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य को पढ़ा था, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 70 क्वेश्चन सिर्फ मौर्य और मौर्योत्तर काल से करवाए गए थे। और उन 70 क्वेश्चन में से मौर्य साम्राज्य को पूरा एक एक करके हम लोगों ने खत्म किया था। आज भी हम गुप्त काल को और संगम काल को ऐसे ही खत्म करने वाले हैं। सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल अनुवाद बिल्लीपुत्र नार ने किया था और इसके बाद पल्लव काल में पेरुंदवेर, जो पल्लव काल में है, इन्हें पेरुंदवेनार ने भारत वेणवा नाम से महाभारत का तमिल अनुवाद किया और तेलुगु में महाभारत की रचना नया और त्रिकना ने किया था, याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, अब यहाँ पे टॉपिक हमारा 8वां चैप्टर है ये, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। संगम काल से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमने करवा दिए, और यहाँ से गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है गुप्त काल का, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि वो थे आपके कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ऐसे शासक थे जो कि तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में एक से थे और इन्होंने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपको 68 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है जो कि 12/2/2023 को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल था 1509 से 1529 ईस्वी तक, और अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि कृष्णदेव राय को कन्नड़ राज्य में राम रमण तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था और इनके द्वारा
तेलुगु में राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक अमुक्त माल्यामाद बहुत प्रसिद्ध है। ये कुछ जो बुक है अमुक्त माल्यदा, कहीं कहीं पर अमुक्त माल्यदा या कहीं कहीं पर अमुक्त मालमाद लिखा रहेगा। और ये जो बुक है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आप पिछले एग्जाम्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र की बात करेंगे तो यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरीश सेन की, अब आपने बताया हरीश सेन की भी बुक हमने बता चुके हैं। कालिदास की तो बहुत सारी बुकें हैं, उनके बारे में भी बताया था। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस कल की ही क्लास में हमने बताया था। तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से हमें चंद्रगुप्त के मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है और पंचतंत्र को नीति कथाओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। पंचतंत्र को 5 तंत्रों या भागों में बांटा गया है। यह था जैसे मित्र भेद, मित्र लाभ, काकोलुकियम, लब्ध प्रणास तथा अपरिच्छित कारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो याद रखिएगा, झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां, यह गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको 68 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। देखिए सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देखो, क्लास को लाइक करो या ना करो, लेकिन क्लास को जरूर कंप्लीट कर ले ताकि आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े कि अगर कर लेते क्वेश्चन तो आपको हेल्प होती। देखिए क्वेश्चन तो सेम हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा से बनाएगा एग्जामिनर, ये तो तय है। क्योंकि गुप्त काल है तो गुप्त काल चेंज तो होगा नहीं, उसे क्वेश्चन वहीं से बनाना है। थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज कर लेगा पूछने का और उसकी व्याख्या से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो सभी जरूर देखिएगा। झांसी के पास देवगढ़ का जो मंदिर है और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त काल की कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अभी प्रयागराज में कुंभ का टाइम चल रहा है, तो कुंभ में ये जो देवगढ़ का मंदिर है और गढ़वा मंदिर है, तो कुंभ में इनकी मूर्तियां भी लगाई गई हैं। अगर आप देखें तो वहाँ पे एग्जीबिशन या प्रदर्शनी लगी हुई है प्रयागराज म्यूजियम के नाम से, तो वहाँ पे आप जाकर के इनको देख सकते हैं। गुप्त मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों में के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बना रहा है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लगभग 319 ईसा पूर्व से लगभग 335 ईस्वी तक था और यह गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? परम भागवत समुद्रगुप्त को कहा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश के 3 प्रमुख शासकों जैसे समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और परंतु नालंदा ताम्रलेख के अनुसार परम भागवत की जो उपाधि है यह समुद्रगुप्त ने धारण की। और समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्रेण द्वारा रचित है। याद रखिएगा, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति हरिश्रेण के द्वारा लिखी गई है। और समुद्रगुप्त से की जो विजय हैं, समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और प्रयाग प्रशस्ति के 21वें पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का भी वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, आर्यावर्त के कितने शासक? 9 शासकों का यहाँ पे वर्णन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति का जो 21वें पंक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और इस यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा, यह जो है हरिश्रेण के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए प्रयाग प्रशस्ति इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें कई सारे शासकों का उल्लेख है, जैसे कि बाद में अकबर के शासक, मतलब इसमें प्रयाग प्रशस्ति में ही आपको अकबर के बारे में भी जानकारी मिलेगी, अभी आगे बताएंगे। प्रयाग प्रशस्ति को नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। देखिए लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति में
आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो इसमें जो है कितने शासक, 9 शासकों का जिक्र किया गया है। यहां से देखिए आपको मैंने ये व्याख्या करवाई ना, इतनी व्याख्या से क्वेश्चन फंसे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो वो थे आपके हारिस रे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृच्छकटिकम जो पुस्तक है इसके लेखक है शूद्रक। कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि रघुवंशम, मेघनाथ दूतम और बहुत सारी इसमें हैं, जैसे कि सबसे फेमस है इसकी, तो कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है मालविकाग्नि मित्रम है। ये सभी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? तो भी बताया आपको, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख। इलाहाबाद अभिलेख में जो है प्रयाग प्रशस्ति में इसके विजयों का भी उल्लेख मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो आप सभी को पता है गुप्त वंश। इन सभी में सबसे अधिक वंश तक गुप्त वंश ने शासन किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक समय तक शासन गुप्त वंश ने किया था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन कराया गया। और गुप्त वंश का जो शासन काल है ना, यह है 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक माना जाता है। और गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त जो कि 275 से 280 ईस्वी तक थे, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे जो कि 540 से 550 ईस्वी तक था। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को उनके अभिलेख में दीनार कहा गया है, यानी कि गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं तो उनको दीनार कहा गया है। और गुप्त शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे अधिक मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किसने दिया? गुप्त शासकों ने। गुप्त काल में भूमि राजस्व की जो दर है उपज का 6वां भाग होता था, 1/6 या 6वां भाग बोल सकते हैं। नगरों का क्रमिक परिपतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और आर्य शर्मा ने तर्क दिया है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो पतन है, धन अर्थ मतलब कि जो गुप्त काल है इसके पतन का कारण क्या बनता है? धन अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो याद रखिएगा यह है गुप्त काल। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक ने या किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? देखिए जो व्याख्या करवा रहे हैं उसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा यह थे आपके गुप्त वंश। गुप्त वंश के जितने भी शासक थे इन्होंने ब्राह्मणों को और मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ये आपको बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। 13 नंबर प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसने तर्क दिया है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? यह किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर आर्य शर्मा के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा मूल उद्देश्य है पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार हल करना और ये जानकारी लेना कि हमें क्या हमारे द्वारा जो तैयार किए गए सब्जेक्ट हैं, जैसे हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और वहां से हमारा टॉपिक है गुप्त काल। तो हमारे गुप्त काल से कितने क्वेश्चन हमें आते हैं, कितना नए क्वेश्चन सीखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसे ही अगर आपने समझ लिया कि बीपीएससी के पूछने का तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यकीन मानिए आपका गुप्त काल पूरा तैयार हो जाएगा और आपको एग्जाम में भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है पैटर्न कैसा है, कैसा क्वेश्चन आते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? देखिए ये सब क्वेश्चन आपको अब देखो पढ़ा दिया ना, तो स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते हैं? दिनार कहा जाता है गुप्त काल में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। बिहार एपी ऊपरी 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो औषधि के क्षेत्र में वो थे आपके, औषधि के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे औषधि और सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक, सौन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे इसका जो राइट हो जाएगा ये होना चाहिए आपका सुश्रुत, इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उत्तर में यहाँ पे ई दिया है, एक बार देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। दिए गए चारों विकल्प से संबंधित व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? गुप्त काल की बात की गई है। अच्छा,
तो यहाँ पे गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में जाने वाले, तो ये सुश्रुत जो है गुप्त काल से संबंधित नहीं थे, याद रखिएगा। सुश्रुत आपके गुप्त काल में संबंधित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इसीलिए दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। सुश्रुत चिकित्सा के क्षेत्र में जाने जाते हैं, लेकिन ये गुप्त काल से संबंधित नहीं थे। ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में चिकित्सा से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चरक और सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता लिखी थी। इन दोनों का संबंध मौर्योत्तर काल से है, यानी कि मौर्योत्तर काल में चरक और सुश्रुत दोनों थे। ताम्रलिपि बंदरगाह का प्रयोग गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए किया जाता था, और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने कहा था कि गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन या गुप्त काल का मंदिर है? तो याद रखिएगा, गुप्त काल का मंदिर है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, यह था आपका ताम्रलिप्ति, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताम्रलिपि बंदरगाह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? यह कहने वाले थे आर्यभट्ट, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? याद रखिएगा, यह किस प्रकार की भूमि होती है? बिना जोती हुई भूमि। तो याद रखेंगे, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत के नाम से जाना जाता है, और ये गुप्त काल में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या नाम था? विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो कि न्याय के लिए फेमस थे। और इन्हीं के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। यह आपको 63 बीपीएससी और 27वीं बिहार जीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की थी। यद्यपि फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नामों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसमें चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। और इनके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बड़े भाई का क्या नाम था? रामगुप्त नाम था। और रामगुप्त जो है एक डरपोक शासक था। देखिए, कहते नहीं इतिहास किसका लिखा जाता है? जो शक्तिशाली होते हैं, और ऐसे शासकों का जो भीरू, डरपोक और मतलब कि कायर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनका इतिहास में कभी नाम नहीं लिया जाता है। इसीलिए देखिए, चंद्रगुप्त मतलब कि गुप्त काल में सभी शासकों का उल्लेख है, लेकिन एक रामगुप्त ऐसे शासक है जिनका कोई भी ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ इसलिए जिक्र किया जाता है कि वो मतलब वो कायर हैं, डरपोक हैं, और मतलब उनकी हत्या की गई उनके भाई के द्वारा, सिर्फ इतना ही नाम है। बाकी उनका कहीं पे भी कोई अच्छा शक्तिशाली में कभी नाम नहीं आया। उसकी भी मैं अभी कभी आपको स्टोरी बताऊंगा। शकों को पराजित करने के कारण इसे शकारी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो जितने भी शक थे, शकों को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। और इससे इसे सोपारा, काम्बे व भड़ौच के बंदरगाहों की प्राप्ति होती है। इसी के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन कौन से? सोपारा, काम्बे व भड़ौच के जो बंदरगाह हैं, इनकी प्राप्ति होती है। मेहरौली लौह स्तंभ लेख का चंद्रगुप्त द्वितीय का ही था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य के शासक थे? बताया आपको, ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे। 23 नंबर प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है। मेहरौली लौह स्तंभ का जो चंद्र है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका बिहार जीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया था और इस कारण शकारी कहलाया था? तो यह भी आपको बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच का, यहाँ पे बड़ौच नहीं भड़ौच है, भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? तो शकों को पराजित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और ये तीनों बंदरगाहों को पराजित मतलब कि जीतने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिससे इनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पड़ गया था।
इसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इनके बड़े भाई का नाम था रामगुप्त। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम था रामगुप्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वे कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त जो थे इन्होंने हूणों को पराजित किया, स्कंदगुप्त शासक ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित किया गया, और भीतरी अभिलेख गाजीपुर के 8वें श्लोक में हूणों के साथ युद्ध होने का जो है उल्लेख भी प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके बारे में देखेंगे तो हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? या अभी बताया था आपको, विशाख दत्त। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। और वाग्भट्ट की बात करेंगे तो वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदयम नामक आयुर्वेद की रचना किया है, और बृहद संहिता पुस्तक के लेखक वराह मिहिर थे। अमर सिंह के अमरकोश ग्रंथ में 12 प्रकार के भूमि का भी वर्णन मिलता है। तो सभी की यहाँ की पुस्तकें लिखी हैं वाग्भट्ट के द्वारा। अष्टांग हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये थे आपके विशाख दत्त। विशाख दत्त ने 2 नाटक लिखे, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दंडी की है 10 कुमार चरितम, एकदम सही है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र बताया था भी सही है। आर्यभट्ट बृहद संहिता ये गलत है। और भास स्वप्नवास वदता ये भी सही है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिए थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बृहद संहिता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? अभी जस्ट बताया, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। अमर सिंह के द्वारा इसको लिखा गया, याद रखिएगा, अमर सिंह जो थे इनके द्वारा इसको लिखा गया है। और इसमें 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, 35 नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? अष्टांग हृदय की बात करेंगे, इसके रचनाकार कौन है? तो अष्टांग हृदय के रचनाकार है वाग्भट्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी AAO एग्जाम 2021 में पूछा गया था। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप चाहें तो इनको रट सकते हैं एकदम से, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, इतना यकीन मानिए। ठीक है, देखिए ऐसे ही आप यकीन कर सकते हैं तो आपको वाकई में बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है यह कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 35, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। जितने भी बिहार के राजा थे इनका संपर्क कहाँ से था? जावा सुमात्रा से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी देख लीजिएगा। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही साथ समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, और जिसमें इंडोनेशिया में स्थित जावा और सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाल शासकों विशेषकर देवपाल जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, इनके काल में शैलेंद्र वंशी शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अनेक गांवों को दान में दिया था, और मिथिला के कर्नाट वंश की जो स्थापना है यह नान्यदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो वो थे आपके नान्यदेव। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो वो थे हरि सिंह। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक या स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यह होती है गुप्त काल में, गुप्त युग में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नालंदा जो कि बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है, और सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में होती है। याद रखिएगा, बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में होती है। और चीनी यात्री हुएनसांग लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, और शक्रादित्य जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। और शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी,
नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा 1202 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 39, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक थे, भी बताया आपको, कुमार गुप्त। इनको महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाए महेंद्रादित्य कौन थे, तो वो भी आपके कुमार गुप्त थे। इन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो इनके विनाश का कारण था कि ये मुसलमान जो थे, मुसलमानों के द्वारा, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विनाश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किसने लिखा हुआ था? तो यह चीनी यात्री जो आपके हुएनसांग थे, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 42, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? तो याद रखिएगा मथुरा, जो उत्तर प्रदेश का मथुरा है, उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 43, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है थानेश्वर। थानेश्वर की बात करें हम कि थानेश्वर किसकी राजधानी थी? तो थानेश्वर जो है यह आपकी राजधानी थी मौखरियों की, जो मौखरी वंश की राजधानी, वर्धन वंश की राजधानी थी, जो वर्धनों की राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्धनों की राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर पुष्यभीति वंश, जो कि वर्धनों से संबंधित हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, और यह 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति वंश की राजधानी बनी थी। यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्व बढ़ गया और वर्धन वंश की जो स्थापना है पुष्यभूति ने किया था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हुएनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। हर्षचरित की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था, और बाणभट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 45, कवि बाण निवासी था। कवि बाण की बात करेंगे तो यह कहाँ का निवासी था? याद रखिएगा, अभी बताया आपको। कवि बाण की बात करेंगे तो यह मूलतः प्रीतिकूट गांव का निवासी था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई? यह हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित या हर्षवर्धन की बात करें, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो भी बताया आपको, हुएनसांग ने भारत की यात्रा की। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की जो स्थापना है यह करने वाले थे पुष्यभूति वंश के द्वारा ही, पुष्यभूति के द्वारा ही वर्धन राजवंश की स्थापना होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये आपको 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। और अगला प्रश्न 49, चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? युआन चुआंग की बात करेंगे तो यह 629 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 50, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉलम यहाँ पे सुमेलित करना है, कॉलम को 1 को कॉलम 2 से। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त द्वितीय कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को आप सभी जानते हैं कि इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो भी बताया था, इनको महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, और ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो है कुमार देवी नाम से इन्होंने सिक्के भी चलाए थे। और समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है, जो इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति है। याद रखेंगे A2B3 ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य। ये आपसे
सुमेलित करने के लिए यहाँ पे पूछा था और इंपॉर्टेंट प्रश्न था आज के लिए। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, कलहण का पुस्तक जो कलहण है, कलहण की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राज तरंगिणी? याद रखेंगे कलहण की जो पुस्तक थी इसका नाम था राज तरंगिणी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व काश्मीरी कवि कलहण द्वारा रचित राज तरंगिणी का है और यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक भारवी पल्लव काल के थे और पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में सातवाहनों द्वारा जारी किए गए थे। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि शीशे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? सातवाहनों के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किसके द्वारा? यह सातवाहनों के द्वारा इसको जारी किया गया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम 2021 में पूछा गया था। अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 53 नंबर प्रश्न है, किरातार्जुनीय पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? 67th बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न और सभी साथी बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर और सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दिया करिए आप लोग, क्लास को शेयर कर दिया करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके सभी क्वेश्चन जितने पूछते हैं उनके आंसर भी देने की कोशिश किया करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई आपका कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप जरूर बताइएगा, हम लोग उस पर कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या तो आप सर्च कीजिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।